बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तार काज़मी। कोई माने या ना माने मगर खान साहब की फ़ौज के साथ लड़ाई जारी है और वो मुसलसल फ़ौज को अटैक कर रहे हैं। उनके लोग भी फ़ौज को अटैक कर रहे हैं, वो ख़ुद भी फ़ौज को अटैक कर रहे हैं और उनका निशाना है जनरल बाजवा। खान साहब और उनके साथी समझते हैं कि उनको हुकूमत से निकालने में जो असल किरदार है वो जनरल बाजवा का है। अमरीकी साजिश या मरासला तो अपनी जगह और उसमें मुदाखलत की बात अपनी जगह, लेकिन अगर फ़ौज न चाहती, अगर बाजवा साहब न चाहते तो उनको हुकूमत से ना निकाला जाता। ये उनकी जमात और उनकी जमात के लोगों के अंदर एक परसेप्शन पाया जाता है। खान साहब अपने सारे कार्ड खेल चुके हैं, असम्बली से इस्तीफ़ों का कार्ड, उसके अलावा लॉन्ग मार्च का कार्ड। अब उन्होंने एक और कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, वो है रिटायर्ड फ़ौजियों का कार्ड। तो एक बात तो साबित होगी कि खान साहब के इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में जो राब्ताकार थे, जो सहूलतकार थे, वो रिटायर्ड फ़ौजी थे। ये बात ख़ुद उन्होंने मान ली और इस बात की तस्दीक कर दी। उन्होंने ही खान साहब को यकीन दिलाया था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। खान साहब इक़्तिदार से निकालने के बाद मुसलसल जलसे कर रहे थे और बड़ी बढ़के मार रहे थे। उसके पीछे उन्हीं रिटायर्ड जर्नल की ये यकीन दहानी थी कि उन्हें बाजवा साहब ने कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे। तो उसके बाद खान साहब फैल गए और खान साहब ने समझा कि एक तो वो अवामी दबाव डाल रहे हैं, लोग उनके जलसों में आ रहे हैं और उनके साथ अवाम की बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ फ़ौज भी इलेक्शन कराना चाहती है, तो उन्होंने हर जलसे के अंदर यह कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। और उनका ख्याल ये था कि फ़ौज तो इलेक्शन कराना ही चाहती है और जैसे मैं जलसों में कहूँगा कि इलेक्शन कराओ, जब इलेक्शन का अनाउंस होगा तो लोग समझेंगे जी खान साहब का दबाव काम कर गया और खान साहब के दबाव के आगे जो ना कोई नहीं ठहर सका का परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा था। लेकिन जब इलेक्शन नहीं हुए और खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च करने पे तुल गए, क्योंकि उन्हें जब नज़र आ रहा था कि कोई इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की तो वो लॉन्ग मार्च पे निकल पड़े। तो हमारे ज़रा ये कहते हैं कि फिर खान साहब ने ये शिकवा किया रिटायर्ड फ़ौजियों से कि जनाब आपने तो हमें कहा था इलेक्शन हो जाएंगे, बाजवा साहब ने आपको यकीन दहानी कराई थी 90 रोज़ में इलेक्शन की। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे हिकमत अमली ये थी कि वो खान साहब को ये मेक श्योर करना चाहते थे कि हमने झूठ नहीं बोला और हमें यही कहा गया था और हमने आपको वही बात पहुंचाई थी। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो कि रिटायर्ड फ़ौजियों के हवाले से खान साहब के ज़हन में था या खान साहब के साथ रिटायर्ड फ़ौजियों के साथ जो भी उनका कुछ सिलसिला चलता होगा, अब ये बात सामने आ गई कि फ़ौज के अंदर या फ़ौज के बाहर बहुत से लोग खान साहब के सपोर्ट करने वाले थे और अब भी कर रहे हैं। तो वही बाजवा साहब से राब्ते में थे, बहुत से लोग बाजवा साहब के सीनियर भी हैं। तो उन्होंने ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ सामने लाने की कोशिश की कि बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, बाजवा साहब गलत बयानी कर रहे हैं। इससे पहले खान साहब अपने जलसों में उन्हें मीर जाफ़र और मीर सादक करार देने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत सख्त अटैक कर रहे थे। तो अब गद्दारी से जब काम नहीं बना, उस किस्म की चीज़ें वो अपलोड करने में कामयाब नहीं हुए, तो फिर उन्होंने अब ये शुरू कर दिया कि वो किसी न किसी तरीके से ये साबित करें कि फ़ौज न्यूट्रल नहीं है, फ़ौज राब्तों में भी है और फ़ौज यकीन दहानियाँ भी करा रही है और फ़ौज मिन्नतें तरले भी कर रही है। लेकिन जो अस्करी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जी जनरल बाजवा ने किसी को भी 3 माह या ज़ायद मुद्दत से में इलेक्शन कराने की यकीन दहानी नहीं कराई और इस मुलाकात के हवाले से तो कंफर्म नहीं किया गया कि मुलाकातें होती रही या नहीं होती रही। लेकिन जो अस्करी ज़राए वो कहते हैं जी इलेक्शन के हवाले से फ़ौज ने किसी को भी कोई श्योरिटी नहीं दी। इलेक्शन के हवाले से बातें ज़रूर होती रही हैं और वो अब भी होती है कि इलेक्शन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन किसी के कहने पे, किसी की फरमाइश पे इलेक्शन ना अब हो रहा है ना होने जा रहा है। तो ये अस्करी ज़राए कहते हैं। तो जनरल अली कुली खान साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उससे साबित हुआ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी प्लान थी और मुनज़्ज़म तरीके से की गई थी। उसका मकसद ये था कि वो बाजवा साहब को गलत साबित करें। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह की बयान इस्तेमाल की गई, उससे ये यानी इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी कि उस इदारे के लोग उस इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ उस इदारे की अभी भी तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहरा वो कर रहे हैं कि वो किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक और केस में शौकत तरीन साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने ये दावा किया कि मुझे बुलाया गया था, यानी मुझे मुख्तलिफ हलकों ने बुलाया था। जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ हलकों ने बुलाकर मुझसे कहा था कि IMF के हवाले से मदद करें मौजूदा हुकूमत की। उस मुलाकात में मुफ्ता इस्माइल थे, रज़ा बाकर थे
और तारिक बाजवा थे जो कि शायद FBI में रहे हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, वो अच्छे हम स्टेट बैंक में भी रहे हैं। तो उनको बुलाया गया था, चूँकि सारे इकोनॉमिस्ट को बुला के ये न्यूट्रल्स के हवाले से कहा जा रहा है या मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से कहा जाता है, जिसे अब ख़ास अब न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल तंज़िया कहते हैं ना, वो कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। फ़ौज कहती है जी हम सियासी मामलात में नहीं है, लेकिन वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज सियासी मामलात में इन है, जो असल कहानी है। यानी फ़ौजी को ये भी साबित किया गया जी, बुला के कहा गया कि इलेक्शन कराएंगे तो फ़ौज इन है, और शौकत तरीन को बुला के कहा गया जी मदद करें तो इसका मतलब वो इन है। अब शौकत तरीन ये दावा करते हैं कि मुफ्ती इस्माइल, हफीज़ शेख, रज़ा बाकर ये सब मौजूद थे, मुझसे कहा गया जी इस हुकूमत की मदद करें, मैंने इनकार कर दिया और मैं इनकी मदद क्यों करूं। ये उन्होंने बड़े तमतराक से इंटरव्यू दिया है चौधरी गुलाम हुसैन को कि जी मुझे बुलाया गया था। तो अब वो ये बात ज़ाहिर है इसमें कुछ हकीकत होगी, कुछ फसाना होगा। मुलाकात वाली बात जब उन्होंने की है तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात होगी, लेकिन जो हमारे ज़राए वो कहते हैं मुलाकात में होने वाली बातों के हवाले से वो कुछ ट्विस्ट कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ हलकों ने शौकत तरीन साहब को 3 वो क्या है चाय पर या कोई समकस लंच या डिनर कराया कि नहीं कराया? नहीं देखें, उसमें एक मुझे बुलाया गया था, उसमें हफीज शेख साहब भी थे, मिफ्ता साहब भी थे और हमारे तारिक बाजवा साहब भी थे और रजा बाकर साहब भी थे। और ये गुफ्तगू हुई थी कि इस वक्त IMF की जो हमारे वो हैं डिस्कशंस काफी क्रिटिकल हैं मुल्क के लिए, तो हम सब मिलके यूनाइटेड फेस बनाएं और IMF के साथ गुफ्तगू करें। तो मुझे तो इसका नहीं इल्म था कि ये एक बात होगी, लेकिन मुझे बुलाया गया तो मैंने उधर बहुत ही सिंपल एक अपना बयान दे दिया और मैंने कहा देखें मैं तो होता तो इस वक्त तक ये नौबत ना आई होती, क्योंकि हम ये चीजें कर रहे थे। लेकिन अब अगर आप कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ मिलकर IMF को जाके ये कन्विंस करें कि वो हमारे साथ प्रोग्राम आगे लेके चले, तो मैं वो करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया और हमें इन्होंने बाहर निकाला, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर आप ये इंटरम गवर्नमेंट लेके आते हैं तो हम इंटरम गवर्नमेंट के साथ ताउन करने को तैयार हैं। ये 23 मीटिंग कब हुई है? ये वाली मीटिंग आप कह रहे हैं ये कुछ कपल ऑफ वीक्स अगो, बस आप इधर ही तक रहने देना इसको। क्यों बुलाया गया था वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये वो शौकत तरीन है जो कहते थे हम 8 महीने IMF से लड़ते रहे और हमने पेट्रोल महंगा नहीं किया। बंदा पूछे आपने IMF की भैंसें खोली थी या IMF के साथ आपकी कोई जंग हो रही थी कि आप लड़ते रहे? भाई IMF के साथ मामला होता है कि जो उनकी शराइत होती है वो आपने माननी है या वो नहीं माननी, और आप उनको कायल कर रहे होते हैं कि हमें कर्ज दें, वो आपके पास नहीं आते कि जनाब हमसे कर्ज ले लें या हमसे वो कर लें। तो मुआहिदा आप लोग करके आए, मौजूदा हुकूमत भुगत रही है, और जब हुकूमत जाने वाली थी आपको नज़र आ गया था हुकूमत चली जाएगी, तो हुकूमत जाने के खौफ से डर गए और सब्सिडी उस वक्त दी जब ये ख़जाना उस बोझ को बर्दाश्त करने काबिल नहीं था। तो मुल्क को ऐसे क्राइसिस में डाल दिया, यानी ऐसे कुएँ में डाल दिया कि जिसका आज हमेशा आवाम और हुकूमत तो भुगत ही रही है, वो पॉलिटिकल हुकूमत है, उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है, उनको भी लोग गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन अवाम इसका भुगत रहे हैं। फरवरी में इसी साल के आगाज़ में शौकत तरीन ने बयान दिया था कि पेट्रोल की कीमत 300 रुपये फ़ी लीटर करना पड़ सकती है। उस वक्त ये जितने PDM के लोग हैं, मुफ्ती इस्माइल हैं या और लोग हैं, ये सब हुकूमत को, उस वक्त की हुकूमत को बुरा भला कह रहे थे कि ये नाजायज़ है, गलत है। आज यही इजाफे मौजूदा हुकूमत को करने पड़ रहे हैं, जबकि उसी इजाफे को तहरीक इंसाफ की हुकूमत जुल्म कह रही है और कह रही है हमने तो बड़ा कमाल किया था, हमने तो महंगाई नहीं की थी, हमने तो नहीं की थी। यानी 3.5 साल अवाम को जिस तरह महंगाई के चक्की में 2 पार्टों में पीसा गया, तो उसको अगर देखा जाए तो आज तो उसका शरीर भी नहीं है, और ख़ास इस हुकूमत को निकालने की जो कीमत अदा करना पड़ी है उसके मुकाबले में कुछ ज़्यादा नहीं है। शौकत तरीन साहब ने जो कहा उसके ऊपर मैं वापस आता हूँ
कि उन्होंने ये दावा किया कि जी मुझे बुलाएगा। तो जो अंदर की कहानी है वो ये है कि बुलाया गया था, ये कोई बात पिछले हफ्ते की नहीं, ये उस वक्त बुलाया गया था जब खान साहब जलसे कर रहे थे और लॉन्ग मार्च कर रहे थे। जो मेरे ज़रा कहते हैं ये उन दिनों की बात है, उसमें बुलाकर उनसे ये कहा गया था कि आपने जो IMF के साथ मुआहदा किया था, जो रज़ा बाकर साहब ने मुआहदा किया था, जो पिछली हुकूमत के लोग करके गए थे, वो बैठ के बताएं, क्योंकि IMF ये कह रहा है कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन मानी हुई हैं और आपने ये सब्सिडी दी है, तो ये सब्सिडी आपने कहाँ से दी है, कहाँ से आपने पैसे निकाले, और जो आप कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत भी निकाल सकती है, तो वो बताएं पैसे कहाँ से निकाले, कहाँ से आप सब्सिडी दे रहे हैं, ख़जाने में तो इतने पैसे थे नहीं। और दूसरा IMF के साथ जो भी मामला था वो ट्रांसपेरेंट करके एक टेबल पे रखे, ताकि जो मौजूदा हुकूमत है ये जाए और जाकर उसको बात करें IMF से। ये IMF के पास जाने से पहले की बात है। वो इसलिए कि चूँकि हुकूमत के साथ अपोजिशन तो बैठने को तैयार नहीं है, तो ये फ़ौज कह चुकी है इनडायरेक्ट, बार बार फ़ौज इससे डिनाई नहीं करती कि हम दो फरीकों को साथ बिठाने के लिए तैयार हैं। सियासत में कोई रोल नहीं, हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहेंगे। माजी की बात छोड़े कि हम न्यूट्रल थे कि नहीं थे, लेकिन अब न्यूट्रल हैं और आगे भी न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन चूंकि हुकूमत और अपोजिशन या ये लोग आपस में नहीं बैठ सकते, तो हम उनको बिठाने में किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खान साहब को के आखिरी दिनों में खान साहब ने बुला के कहा था फ़ौज से कि आप अपोजिशन के साथ मेरे मामला तय करा दें, तो उसमें उन्होंने फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया था। जब अपोजिशन नहीं मानी तो वो पीछे हट गए। इसी तरह उन्होंने इन लोगों को बिठाया, मौजूदा हुकूमत के और साबका हुकूमत के लोगों को। रज़ा बाकर एक्स गवर्नमेंट में थे, पिछली गवर्नमेंट में थे, शौकत अली पिछली गवर्नमेंट में थे, वज़ीर ख़जाना रहे हैं। पता होता है जानने वाले को क्या करके गया है। तो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है। ये तो नहीं होता कि आप जब गए तो आप दुकान को ताले लगा के चले जाइए कि अगला आया तो वो ज़िम्मेदार होएगा। ज़िम्मेदार आप ही हैं जो आप मामला तय करके गए। तो शौकत अली जो मामला तय करके गए थे वो उनको हिसाब देना पड़ेगा, और इसीलिए उनको बिठाया गया था साथ। और अब शौकत अली ने उसका वो यानी पॉलिटिकल एडवांटेज लेना शुरू कर दिया। हमने ये कहा था कि जनाब, और उस वक्त जब IMF के पास नहीं गई थी हुकूमत, निगरान हुकूमत की बातें भी हो रही थी। हफीज़ शेख आए थे जिन दोनों, अगर आपको याद हो, हफीज़ शेख को बुलाया गया था और इस्लामाबाद पहुँचे थे। जब हफीज़ शेख की मुलाकात हुई तो ये कहा गया कि जनाब वो निगरान हुकूमत बन रही है, वो निगरान हुकूमत में होंगे, और वो बड़े, ये बुलाया इसलिए गया था। ये कहानी थी हफीज़ शेख को बुलाने की कि बैठ के आप जो करके गए हैं वो अपना ज़रा हिसाब दें, और इसी तरह रज़ा बाकर को और यानी IMF के साथ आपको किस तरह बात करना है। ये मौजूदा हुकूमत, क्योंकि मामला मुल्क का है, मामला किसी और का नहीं है। और फिर ये जो शौकत अली का दावा कि जी मुझसे मदद मांगी गई थी। मदद आपसे क्या मांगनी है? आपसे अगर आप इस काबिल होते तो ये मुल्क माशी तौर पर इस कदर बहरान का शिकार ना होता और ये डूबता ना। अब चूँकि हुकूमत ने उन्हें सेनेटर बनवा दिया, वो हुकूमत के सेनेटर है, तो उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करनी है। ये तो नहीं हो सकता वो हुकूमत के खिलाफ बातें शुरू कर दे और अपनी सेनेटरशिप लूज़ कर दें, तो उन्होंने नहीं करना। तो अब वो खान साहब के साथी हैं, वो इनकलाबी बन गया जी। वो बड़ी दाद समेट रहे हैं सोशल मीडिया पे जी, मुफ्त ये जनाब कमाल हो गया, शौकत अली ने ना कर दी और उनको फ़ौज बुला के उनकी मिन्नतें कर रही है, तरले कर रही है। और मिन्नतें तरले कर ली, फ़ौज के काम मिन्नतें तरले करना नहीं है, फ़ौज चपेड़े मार के निकाल देती है। तो ये बात कि जी फ़ौज मिन्नतें तरले कर ली थी, रिक्वेस्ट की गई, तावन की अपील की गई, ये दुरुस्त है कि उनको बिठाया गया। ये बात रज़ा बाकर ने आके बाहर डिस्क्लोज़ नहीं की, ये बात किसी और ने डिस्क्लोज़ नहीं की, हफीज़ ने डिस्क्लोज़ नहीं की, लेकिन शौकत अली ने बताने की कोशिश की कि वो कितने लॉयल हैं और उन्हें कितनी ना कर देती है। इसके पीछे जो उनको क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने भी आके खान साहब को बताया जी मैंने बुलाया गया सी और उत्थे बुला के मेरे को पूछ देंगे। अब उस मुलाकात को बिल्कुल उस तरह जिस तरह साबिक रिटायर्ड फ़ौजियों को पुश किया गया कि आप भी जाके बताएं कि जनाब बाजवा ने हमसे बात की, वो कहते हैं न्यूट्रल नहीं है, लेकिन हमें तो उन्होंने इलेक्शन का वादा किया था। इस तरह शौकत अली से कहा गया कि आप भी बताएं कि मुझे बुलाया गया था, न्यूट्रल होते तो ना बुलाते। तो ये लुबे लुबाब जो खान साहब गेम खेल रहे हैं, वो अब ये खेल रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी और से नहीं है, ना हुकूमत से है, ना अमेरिका से है, ना किसी और से। वो लड़ाई डाल के बैठे फ़ौजियों से, फ़ौज से, उन इस्टेब्लिशमेंट से। उनको पता है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी और इस्टेब्लिशमेंट ही वापस ला सकती है, दुनिया की कोई और ताकत उन्हें वापस नहीं ला सकती। ना आवाम उनके साथ है, ना उनका वोट बैंक की तरह। वो बेशक अब हुकूमत की नालायकियों की वजह से, मौजूदा हुकूमत के पास जो मसाइल हैं उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। इसके बावजूद खान साहब जो है इस पोजीशन में नहीं है कि इस मुल्क में वो इलेक्शन जीत सके। 2/3 तो बड़ी दूर की बात है। और फिर जो कुछ वो कर चुके हैं उसमें फ़ौज उन्हें यानी उन्हें स्पेस दे दे। वैसे तो
ज़ातियात पे नहीं जाते, ना जाना चाहिए मुल्क के वसीतर मुफाद में। हाँ साहब अगर डिलीवर करते तो उन्हें कोई नहीं निकाल सकता था, और ख़ान साहब अगर डिलीवर कर रहे होते तो फिर उनके इत्तेहादी भी उन्हें छोड़ कर जाते, और ख़ान साहब की मखलूत हुकूमत थी और उन्होंने कभी इत्तेहादी को मुँह नहीं लगाया, तो सब कुछ फ़ौज चला रही थी। ये उन्हें पता है कि हुकूमत मैं नहीं चला रहा था, हुकूमत फ़ौज चला रही थी, और अगर मईशत थोड़ी सी बेहतर हुई थी तो वो उन्हीं की वजह से हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने अपने बंदों को बुला लिया था, साथ उन्होंने बिठाया आपके बंदे को, क्योंकि जब उन्होंने हाथ उठा लिया था तो शौकत तरीन, ज़ाहिर है शौकत तरीन चॉइस जो है वो हुकूमत की थी, शौकत तरीन फ़ौज की चॉइस नहीं था, लेकिन रिकमेंडेशन थी, और ये रिकमेंडेशन वो किसी भी अच्छे आदमी कर सकते हैं। तो लुब्बे लबाब ये है, अगर आप समझ गए कि ये दो वाक़यात से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ख़ान साहब की कोशिश है कि वो जनरल बाजवा को इतना प्रेशराइज़ कर दे कि जनरल बाजवा के नर्व्स टूट जाए, वो कहें जी ना कि खसमन खाए, इनको बनाएं यार, इलेक्शन कराएं, जान छुड़ाएं और इनको आने दें और फिर इनकी मदद भी करें और PDM से हाथ हटा लें, जो भी है। तो इस वक्त वो ये गेम खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन रहा नहीं है। वो इलेक्शन हुकूमत कराने को तैयार नहीं है, और अगर इलेक्शन के लिए कोई दबाव डाल सकता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट है। अगर वो चाहेंगे तो फिर ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत भी कुछ नहीं कर पाएगी, वो भी प्रेशर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उनसे सख्त फैसले करने के लिए कहा गया था, उन्होंने कर लिए। अब वो इन सख्त फैसलों के बाद अगर साल डेढ़ साल हुकूमत में नहीं रहेंगे तो वो उनकी सियासत डूब जाएगी, तो ये वो नहीं करेंगे। इसलिए इलेक्शन अभी तो नहीं होंगे, मुमकिन है आगे माहौल बन जाए इलेक्शन का 2-4-6 महीने बाद, क्योंकि इलेक्शन सब लोग चाहते हैं कि जो भी हुकूमत आए वो 4-5 साल के लिए रहे। और फिर एक और बड़ा अहम मसला ये है कि बहुत सारी जमातें जब इकट्ठे मिलकर हुकूमत चलाती हैं, बनाती हैं, तो फिर वोटर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो क्या करें। जैसे अभी आज हमजा शहबाज की मुलाकात हुई असद जरदारी से और फैसला किया गया जी पीपल पार्टी और नून लीग मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब में जो बाई इलेक्शन होगा उसमें पीपल पार्टी भी अपने उम्मीदवार देगी, लेकिन और नून लीग भी देगी और बाकी के इत्तेहादी भी देंगे। तो इसका मतलब है कि बाई इलेक्शन की जो 20 सीटें हैं इसमें सारे नून लीग के उम्मीदवार नहीं होंगे, जबकि वो नंबर 1 जो जमात बनती है पंजाब के अंदर वोट बैंक के हवाले से वो तो बनती ही मुस्लिम लीग नून है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून को मखलूत हुकूमत की वजह से उनको पीपल पार्टी को भी सीटें देना पड़ेंगी, चाहे 2-4 ही देनी पड़े, फिर और JUI भी एक आध सीट मांगेगी, और PTI वाले भी वो मांगेंगे जो PTI से निकल के आए, मुनहरफ हकीम। ज़ाहिर है वो लोग जो कि जिनको वहाँ से डी-सीट किया गया तो वो भी सारे डिमांडिंग है कि हमें सीटें दी जाएं। तो अब ये देखना है कि ये क्या उन तमाम लोगों को सीटें मिलती हैं जिनको डी-सीट किया गया, वो अपनी सीटों पर वापस इलेक्शन लड़ते हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी सपोर्ट करती है, या फिर ये अपने उम्मीदवार लाते हैं। ये भी इसके बाद का फैसला होना है। ज़्यादा इम्कान ये है कि अपनी जिसकी जो सीट खाली जिसने किया उस पर वापस इलेक्शन लड़ेगा, और PTI उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी। तो ये वोटर को कंफ्यूज कर रही है सारी चीज़ें। तो वोटर को जो है आइंदा इलेक्शन तक, यानी इन सब को मुश्किल है कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ें, लेकिन चूंकि ये साल 1.5 साल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ये हुकूमत इत्तेहाद में होते हुए साल 1.5 साल गुजार गई तो फिर ये एक मजबूत हुकूमत बन जाएगी, और अगले इलेक्शन में ये इसी तरह इसी इत्तेहाद के साथ इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो कल एक ड्रामा हुआ बहुत बड़ा, और हुआ वज़ीर ख़ज़ाना के बयान के बाद। मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक बयान दिया, और वो बयान उन्होंने ज़रा लाइटर नोट में दे दिया उसको। फिर वो एक यूथियों का चैनल है ARY, उसने उसको जिस तरह प्ले किया, उसके बाद फिर आवाम की लग गई दौड़ें, और पता चला जी रात पेट्रोल पंप पे लगी लाइन। लोग कह रहे हैं जी पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, 25 रुपये फ़ी लीटर बढ़ रही है। चूँकि मुफ्ती इस्माइल ने कह दिया है और तो लोग टैंकियाँ फुल कराने चल पड़े। हमारे यहाँ तो यही ना। अच्छा, इसमें जो मेजॉरिटी थी लोगों की पेट्रोल की टैंकियाँ फुल कराने की, वो अहले यूथ की थी जो उस चैनल को देखते हैं ARY को, क्योंकि ARY के अलावा किसी चैनल ने इस किस्म की बेहुदा बकवास और लगव और फेक खबर नहीं चलाई। ARY की पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो अब तक झूठ की पैरवी कर रहा है, क्योंकि वो ख़ान साहब के साथ उनकी वो मीडिया उनके साथ उनकी मोहब्बत है तो ठीक है, लेकिन ये झूठी खबरें चलाने की जरूरत मीडिया रहे। आप उनके बयानात को चलाएं, आप उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो चलाएं, उनका मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन झूठी खबरें चलाकर आवाम को गुमराह न करें। क्योंकि ये अब पाकिस्तानी अवाम है, ये कोई इमरान खान के अवाम नहीं है। अगर अहले यूथ है तो वो भी पाकिस्तानी है और बाकी का अवाम भी पाकिस्तानी है।
तो ज़्यादातर लोगों को इस एयरवाई के झूठ की वजह से सफ़र करना पड़ा और वो पेट्रोल जो धड़ बिक गया और वो ख़त्म भी हो गया। और फिर यानी ये तो हुकूमत ने फिर जब पता चला कि जिस तरह की सिचुएशन है तो वजाहत आई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी और लोग जो ना वो यानी गुत्थम गुत्था होकर पेट्रोल डलवा के और पैनिक फैला के, यानी पैनिक फैल गया ना, इस्तराब फैल गया और हर आदमी पेट्रोल की लाइन पर लग गया और ये बड़ी ज़्यादती हुई। और इसमें एक बात ये कहना पड़ेगी कि ये नहीं कहा जा सकता कि वज़ीर ख़ज़ाना ने को मजाक किया था। उन्होंने बात जो की थी वो संजीदगी से की थी या गैर संजीदगी से की थी। मुफ्ती इस्माइल को ये समझना होगा कि वो वज़ीर ख़ज़ाना है इस मुल्क का और इस वक्त शहबाज शरीफ से ज़्यादा लोग उनको देख रहे हैं, क्योंकि मईशत के साथ सारा मामला अटैच है। अगर कीमत बढ़नी है पेट्रोल की, डॉलर की या इन चीज़ों की, ये सारी चीज़ें मुफ्ती इस्माइल से वहाँ एक काबिल आदमी होना चाहिए। मैं वैसे कह चुका, मुझे खदशा है कि मुफ्ती इस्माइल कहीं मौजूदा हुकूमत के लिए असद उमर साबित ना हो। मेरे खदशात हैं। लोग चाहते ये ज़रूर थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वापस आए, मगर वो चाहते ये थे कि वो सेटअप वापस आए जिसने 2013 से 2017 तक इस मुल्क को तरक्की दी। बाकी तो टीम में प्लेयर होते ही है, कोई तगड़ा होता है। हर आदमी तो बाबर आजम नहीं हो सकता ना, और बाबर आजम की जगह आप किसी हल्के प्लेयर को भेज देंगे और कहें बाबर आजम की तरह परफॉर्म करे, तो अगर वो कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, वरना उससे तो ये रहेगी कि बाबर आजम की तरह परफॉर्म करे, लेकिन वो बाबर आजम नहीं होगा। तो इसी तरह हर आदमी इसहाक डार नहीं हो सकता। तो इसहाक डार की तरह की परफॉर्मेंस हम मुफ्ती इस्माइल से मुतवक्को है, उनसे रखते हैं, लेकिन उनको जो ना समझना होगा कि उनको हर चीज़ सीरियस लेना है। बेशक उनके घर वाले भी, लेकिन बतौर वज़ीर ख़ज़ाना उन्हें सोच समझ कर बोलना होगा। वो जो बोलेंगे उनके एक एक लफ्ज़ की कीमत है, उसी से स्टॉक मार्केट गिरेगी उठेगी, उसी से डॉलर गिरेगा उठेगा, रुपया गिरेगा उठेगा, उसी से पेट्रोल बढ़ेगा कम होगा, लोगों की जो ज़िंदगी मुतासर होगी। तो ये बात उन्होंने, शहबाज शरीफ ने उनको फिर उसी प्रोग्राम के अंदर डांट कर बता भी दी कि आपने इट्स अ सीरियस मैटर, यानी बाकायदा समझाया गया कि भाई ये मजाक नहीं है। उनके इस मजाक को जिस तरह प्ले किया एयरवाई ने, फिर उसका नतीजा देख लें आपके किस तरह रौला पड़ गया। तो ये बड़ा गैर संजीदा था और लोग जो है इस पर काफ़ी लोगों को अज़ियत का सामना करना पड़ा। तो वैसे तो महंगाई 4-4.5 साल एयरवाई को भी नज़र नहीं आई थी, लेकिन अब उनका 90% जो खबरें टॉक शो न्यूज़ बुलेटिन है उसमें सब महंगाई है। तो चूँकि अपोजिशन का चैनल है इस वक्त, तो वो ये कर सकता है, लेकिन उनको भी पैनिक फैलाने से गुरेज करना चाहिए था। अगली खबर ये, काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी है। कुछ काम किया ऑस्टेरिटी के लिए। मार्केटों की शाम 5-7 बजे बंदिश का फैसला नहीं हो सका। इस पर मुशावरत के लिए कहा गया है। वज़रा सरकारी मुलाजमिन के पेट्रोल में 40% कटौती कर दी गई है। नई गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। सरकारी खर्चे पर सरकारी अफसर का मुल्क से बाहर जाना बंद है। सरकारी दफ्तरों में समोसे, पैटीज, केक के साथ चाय भी बंद कर दी गई है। दोपहर रात का खाना भी अपने पल्ले से खाना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमिन को पेट्रोल अलाउंस के साथ गाड़ियों के इस्तेमाल पर बर्मी का इजहार किया है और कहा है कि पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है तो गाड़ियाँ कुछ इस्तेमाल हो रही है। पिछले दौरे हुकूमत में हुआ था कि हुकूमत ने सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल की वजह से ये ऑफ़र की थी कि आप उनकी तनख्वाहों में हम इजाफा कर देते तो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दें। तो किसी की तनख्वाह में लाख रुपया, किसी की 1.5 लाख इजाफा हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो इजाफा भी ले रहे हैं और गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ने यह भी दावा किया कि 30 जून से लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे होगा, लेकिन 15 जून तक बिजली की लोड शेडिंग 3.5 घंटे पर आ जाएगी। यानी अभी होती रहेगी, 15 जून तक ये 3.5 पे आएगी, अगले 15 दिन ये, उसके बाद ये 2 घंटे पे चली जाएगी 30 जून से। यानी अगले महीने जुलाई में लोड शेडिंग होगी, लेकिन 2 घंटे की होगी। यानी ये कुछ इक़दाम की है कि कुछ ये जो डिमांड की जा रही थी कि आवाम पर बोझ डाला गया, तो कुछ सरकार पर बोझ डाले। तो इस तरह हुकूमत ने कुछ मेजर्स लिए हैं, लेकिन उस तरह के मेजर जब खान साहब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने भी आते ही सादगी, कफात शायरी, वज़ीर उसकी बैसे बेच दो, गाड़ियाँ नीलाम कर दो, उन्होंने भी स्टेप्स लिए थे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो भी महज नुमाइशी और दिखावे के स्टेप्स थे। उनका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही वो ज़्यादा अरसा चल सकी इस तरह की ड्रामेबाजी। और मौजूदा हुकूमत ने भी वही काम किया है। इसके लिए जो प्रॉपर होना चाहिए था, मेरा ख्याल है ये नाकाबिले, यानी ये इक़दाम वो इक़दाम नहीं है जिनसे आवाम को तसल्ली होगी कि जी बड़ा काम हुआ। अभी उस तरह के स्टेप्स नहीं हुए जिसमें ये समझा जाए कि जी जो आवाम पे बोझ पड़ा है वो हुकूमत पे पड़ रहा है।
नई गाड़ियाँ नहीं सर, पुरानी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर लेंगे। और अभी सबके पास नई गाड़ियाँ, जब पिछली हुकूमत जब गई थी तो सबको नई गाड़ियाँ देकर गई थी, तो अभी तो साल 2 साल नई गाड़ियाँ वैसे किसी को नहीं चाहिए। और उसके अलावा ये जो पेट्रोल कम करना है तो ये खाना खाना है, तो खाना अफसर कौन सा दफ्तर में खाता है? सारे माशाल्लाह इतने पैसे खाने के टाइम को जिमाना पहुंचा होता है, को किसी के खिलाफ पहुंचा, किसी के खिलाफ पहुंचा होता है। तो बहरहाल ये एक इकदाम किया, इसका देखते हैं कि अवाम में क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन महंगाई ने पैनिक फैला रखा है, इसमें कोई शक नहीं। और अवाम इज़्तिराब का शिकार है, मुस्तरब है, और इतनी मुस्तरब है कि वो फिर सलवातें भी सुना रही है। एक ख़बर और है कि वो जो मुजाहरे वो करते थे ना नवाज शरीफ के घर के बाहर, वो मुजाहरे अब रुक गए हैं। उनके बारे में बताया गया जी कि जब से मुस्लिम लीग नून वालों ने जमाइमा खान के घर के बाहर मुजाहरे करने शुरू कर किए ना, तो एवन फील्ड के आगे यूथिया नहीं आते, बड़े आते थे यूथिया एवन फील्ड के आगे। जी हमारे पैसे तो खरीदी गए रहाइश गाह और यहाँ पे नवाज शरीफ रहता है, साढ़े पैसे करो, फलाना करो। तो फिर उन्होंने इलाज निकाल लिया, उन्होंने जमाइमा खान के घर के बाहर मुजाहरे करना शुरू कर दिए। तो अब वहाँ से पता चला कि इस एक्टिविटी से, जिसकी हमने मुखालफत की कि नहीं करने चाहिए थे मुजाहरे जमाइमा खान, उनकी कोई सियासी वो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शाम को फिर शाम का जहर ही मारता है। तो फिर इसका मतलब है कि वो ठीक फैसला था उनका कि जब वो जमाइमा के घर के बाहर मुजाहरे करने गए तो फिर इमरान खान को मना करना पड़ा। ओहो मेरी जनाब वो बच्चे रहते हैं और मेरी वहाँ बेगम रहती है और वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, तो फिर यूथिया बाज आ गए। तो इसका मतलब है कि ये इंतकामन या किसी की हिदायत या किसी की डायरेक्शन में जा रहे थे, और जब डायरेक्शन आई कि मत जाओ तो रुक गए। वरना अगर ये अवाम के जज्बात होते तो फिर हाँ सब के रुके हुए भी ना रुकते। अब जितना जो कुछ हो रहा है, यानी इलेक्शन के मुतालबे तहरीक फलाना ये वो, अब खान साहब ने भी कहा जी तहरीक जो है ना वो मेरी जारी रहेगी। उन्होंने बयान दिया, वकीलों से खिताब किया। उन्होंने कहा कैसे एक मुलज़म जो वो काजी बन जाए, ये कैसे हो सकता है? ये उन्होंने वकीलों से खिताब किया, अपने लोग जज साहब बने हुए सन, कैसे एक मुलज़म काजी बन सकता है? तो गुजारिश ये है कि जब एक मुलज़म मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, जो पार्लियामेंट हमले में इन्वॉल्व हो, जो कि पीटीवी पे की इमारत पे हमले में इन्वॉल्व हो, जिसके धरने में लोगों की मौत वाक़या हो गई, जिसने एसपी का सर फाड़ा हो, असमतुल्लाह जिन्नोजो साहब के ऊपर तशद्दुद कराया गया हो, तो वो शख्स अगर बन सकता है मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म तो फिर ये भी बन सकते हैं। इसमें जो किसी को मारना, किसी को तशद्दुद करना, ये भी उतना ही संगीन जुर्म है जितना वो इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये कहना जी कि कोई मुलज़म कैसे काजी बन सकता है, तो आप पहले अपनी मंजी तरह डांग फेरें। वही मुलज़म इस वक्त मुलज़म का मुल्क का सदर भी है। पीटीवी हमले पे जो कहता था बंद कर दिया जी हमने, कराची बंद कर दिया हमने, इस्लामाबाद भी बंद कर दिया हमने। आरिफ अलवी साहब वो जो खास को रिपोर्ट दिया करते थे, हमने सारा कुछ बंद कर दिया जनाब, अब हम पार्लियामेंट में घुस गए हैं, अब हम पीटीवी में घुस गए हैं। वो भी मुल्क के सदर है। तो जब ऐसा आदमी मुल्क का सदर बन सकता है तो फिर बाकी तो बन नहीं सकते हैं जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित ही नहीं हुआ। तो खास साहब कहते हैं जी मुझे वकला की बड़ी ज़रूरत है। वो इसलिए कि उनको वाकई ज़रूरत है, उनके ऊपर जितने मुकदमात हैं ना वो उनको वाकई ज़रूरत पड़ेगी। और राणा सलाउल्लाह उनकी जान नहीं छोड़ा। और राणा सलाउल्लाह ने रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात सुना देता है कि उनका तना निकल जाता बेचारों का। अब उन्होंने एक और बात की, राणा सलाउल्लाह ने कहा जनाब ECL में नाम नहीं हमने डाला अभी इमरान खान साहब का, और इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि निकलना तो निकल लो पायन, अभी हमने नाम नहीं डाला। तो ये समझदार को इशारा काफ़ी होता है ना, क्योंकि बातें हो रही है खास साहब के बाहर जाने की, लेकिन खास साहब ने वो बाहर नहीं जान दे रहे, जिनके बारे में खास साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो हमसे राब्तों में है, वो हमारे तरले कर रहे हैं, हमारी मिन्नतें कर रहे हैं और हमें वापस लाना चाहते हैं, और ये सारा खेल उन्हीं का है, वो न्यूट्रल नहीं है, वो उन पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं ना। तो उनको समझाया कि यार निकलना तो निकल जाओ, तुसी भावें लॉन्ग मार्च करो, भावें तारीख दियो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन आपके ख़िलाफ़ एविडेंस है, आपको गिरफ़्तार करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद है, फ़िलहाल आपके नाम ECL पे नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक राह दिखाई है हुकूमत ने उनको कि अगर वो निकलना चाहे तो निकल जाए, और अगर वैसे ख़ास सब बैरून मुल्क चले जाते हैं तो हुकूमत को काफ़ी राहत मिल जाएगी। वो जब तक यहाँ आए तो उन्होंने हुकूमत को दबाव में रखने के लिए एक सियासी माहौल को परागंदा तो किया हुआ है, लेकिन अगर वो नहीं जाते और उनको गिरफ़्तार किया जाता है तो भी माहौल ख़राब रहेगा, और अगर वो निकल जाते हैं तो भी हुकूमत को किसी हद तक रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अब खास साहब को वो जाने दें
जिन्होंने उनको रोका हुआ है तो फिर तो बात वो ठीक है, मेरा ख्याल उनको भी अलाउ कर देना चाहिए कि जाए बच्चों से मिलाए। अभी तो इलेक्शन नहीं हो रहे, जब इलेक्शन होंगे तो वो आ जाए मुल्क में और आके इलेक्शन लड़े। वो एक बड़ी सियासी जमात के लीडर है। इस तरह हम कहते हैं नवाज शरीफ भी वापस आए, वो इलेक्शन लड़े। और वैसे ये तब्दीली जो लाई गई थी, ये वैसे शहबाज शरीफ को वज़ीर बनाने के लिए लाई गई थी, या हमने सोचा था कि नवाज शरीफ वापस आएगा या वो गवर्नमेंट वापस आएगी जिसने 2013 से 2017 तक बड़े अच्छे काम किए थे। तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये कि उसी हुकूमत को, उसी सेटअप को वापस आना चाहिए था। अगर वो आता तो ये सब कुछ ना होता जो इस वक्त भानमती का कुंभा कर रहा है या ये इससे हो रहा है। वो मौलाना फजलुर रहमान फरमाते थे कि जनाब बाहर आए ना आए ख़ज़ा ज़रूर जाएगी, तो वही हो रहा है, ख़ज़ा चलेगी, बाहर भी नहीं आ रही। यानी तैयारी नहीं थी। जिस तरह जो गलती खान साहब कर रहे थे वही गलती PDM वालों ने कर दी है। तैयारी इनकी भी नहीं लगता है। और ये कह रहे जी अब जब हम इक़्तिदार में हैं तो हमें पता चला कि जनाब कितनी ख़राबी हो गई है और असी तो इलेक्शन कराने लगे सा, लेकिन फिर इमरान खान अड़ गया कि इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन होने जा रहा है, फिर असी नहीं कराना। ये मैं लिंक कर रहा हूँ वो रिटायर्ड फ़ौजियों को जनरल अली कुली खान का दावा सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें फ़ौज ने कहा था, बाजवा साहब ने कहा था 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे, और फिर मौजूदा हुकूमत भी कह रही थी इलेक्शन होंगे। खान साहब ने कहा इलेक्शन करा दो, और फिर जब खान साहब ने अपने मुतालबे में कर दी शिद्दत तो मौजूदा हुकूमत अड़ गई। उन्होंने कहा होना सी इलेक्शन कराए थे, लोग कहने कि खान साहब तो कहते इलेक्शन हो रहे थे, सीधे मर गए। तो वो उन्होंने यू टर्न लिया और कहते नहीं असी हुकूमत चलावांगे। तो वो पंजाबी कहते ना होर चुपो, तो अब मौजूदा हुकूमत चुप रही है, उससे चुपने पड़ेंगे, जो कुछ भी है बुरा भला सहना पड़ेगा। अब आप सियासी ग्रैंड डायलॉग की करें, ये कि जी सियासी माहौल ख़राब, जब तक सियासी माहौल ठीक नहीं होगा तो मुआशरा ठीक नहीं होगा। ये सबको पता है कि जनाब सियासी माहौल ठीक होगा तो ठीक होगा, मुल्क ठीक होगा। तो फिर तहरीक इंतज़ाम नहीं लानी थी, चलने देना था। खान साहब को और साल 1.5 साल डूब रहे थे, लेकिन फ़िक्र थी कि मुल्क ना डूब जाए। तो अगर वो मुल्क बचाने की फ़िक्र है तो फिर अब ऐसी बातें ना करें। और मिसाक मुर्शिद खान साहब ने नहीं करना, खान साहब को जो है वो किसी के साथ मिसाक मुर्शिद नहीं करना, ना कोई करेगा। और ये जो बिठाया गया था ना शौकत तरीन साहब को, बाकी के वज़राए ख़जाना, मौजूदा साबका स्टेट बैंक के गवर्नर को, सबको बिठाया गया था, ये उसी मिसाक मुर्शिद की एक कड़ी भी हो सकती है कि सबको बिठा के यूनानिमसली मुर्शिद के ऊपर इत्तफाक कराया जाए और चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखा जाए कि कैसे चलना है, इसके ऊपर सियासत ना की जाए। लेकिन शौकत तरीन साहब ने कहा जी मैनू तो मैं तो इनकार कर रहा है, मैं तो ना करती, फौज ना करती शौकत तरीन ने, सुभान अल्लाह कहते नहीं सुभान अल्लाह। तो आप इस बात का मज़ा लें कि शौकत तरीन ने ना कर दी और खान साहब ने रिटायर्ड फौजियों के कहने पर यह कहा इलेक्शन होने जा रहे हैं, निगरान हुकूमत बन रही है। तो आप इन बातों का मज़ा लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।